अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद मैं हूं जी मोहम्मद अकबर पाजवा। आयशा, आप कैसी हैं? आपने आज नाजरीन का हाल नहीं पूछा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैं पूछने ही वाली थी लेकिन आपको सब्र नहीं होता है। मैं पूछने ही वाली थी। आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आई एम श्योर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का मौसम आपने देखा, और आज के मौसम में मैं ये कहती हूँ कि अगर आप उठकर ऑफिस आ रहे हैं तो आप जहाद कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसा कि आप कर रहे हैं, जैसे कि हमारे वजीर आजम भी करते हैं। उन्होंने कहा है ना, कल का है परसों का है, कल का है, बिल्कुल कल का है कि जब मैं सुबह उठ के ऑफिस जाता हूँ ना, तो मैं ऑफिस नहीं जाता बल्कि मैं जहाद करने के लिए जाता हूँ। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हम ऑफिस में काम करने के लिए निकले हैं, उनके कहने का मतलब था कि अल्लाह की राह में काम करने जाएं तो वो शायद वहां से कोई हवाला निकाले। अगर आप रोजी रोटी कमाने के लिए निकल रहे हैं तो आप की इबादत है। करंट महसूस हो रहा है सुबह सुबह? आप तो खैर शुक्र है आज नहीं हो रहा, पिछले 2 से 3 दिन से करंट महसूस हो रहा है। मेरी भांजी है छोटी सी, उसने मुझे यहाँ पे हाथ लगाया तो मैंने कहा क्या हो गया इसको। बहरहाल इसके अलावा जो ड्राइनेस इस वक्त आबो हवा में बहुत ज्यादा है, उसी का मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा कम हो गया। सिचुएशन जो है थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है, लेकिन उससे आपने ये फील किया हाथ पाँव मेरे तो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे। हर एक का यही मसला हुआ है, शुक्र है कि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है। लाहौर का मौसम जो है वो बड़ा ही जबरदस्त और औसम हो चुका है, तो आप लोग घर में ही रह के एंजॉय कीजिए। लेकिन कल जो मैच में हुआ है ना, उसकी वजह से मेरा दिल का मौसम बताएं तो सही। मैं जरा छुट्टियों के बाद आई, ने बहुत ज्यादती की है फखर जमान के साथ। ही वाज प्लेइंग ऑन 193 चेजिंग और चेज करते हुए 193, और आप किसी को डिस्ट्रैक्ट कर दें जानबूझकर 324 तक लेके गए हैं वो अपना स्कोर। बहुत ही जबरदस्त। मैंने थोड़ा सा जरा इस पे नजर डाली। कल खैर एक अभी भी खैर बहुत जबरदस्त इनिंग्स है, लेकिन एक रिकॉर्ड बन सकता था कल। और फिर ये कि आप चीट करके किसी बंदे को हराएं, कि चीट करने से मतलब है डिस्ट्रैक्ट किया आपने, जो कि आईसीसी रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। तो फिर एम्पायर क्या कर रहे थे वहाँ पे? बस ये एक सवाल है, एम्पायर क्या कर रहे थे, थर्ड एम्पायर क्या कर रहा था, और कमेंटेटर्स इतना खुश क्यों हो रहे थे। खैर अब उन पे वैसे फाइन भी हो गया, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तो फिर भी उसी स्टेडियम का तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा वहाँ पर रन बनाने का। बहरहाल बहुत ही मुबारकबाद हो फखर जमान को। आज के टॉपिक्स यानी आ जाते हैं। आज हमें सबसे पहले बहुत ज़रूरी कोरोना की बात करनी है कि कोरोना की क्या सिचुएशन है। और जितने दिन मैं छुट्टियों पे रही हूँ तो मैं ये देखती रही हूँ वैसे अकबर के बहुत ज़्यादा बढ़ता। मेरा प्लान था जाने का शिमाली इलाका जात में, लेकिन इस वजह से मैं नहीं गई। मैंने कहा घर में छुट्टियां जो है ना वो एंजॉय शिमाली इलाका जात बने ये बहुत बेहतर है। लेकिन शिमाली इलाका जात से आपको कुछ और तो याद नहीं आता। शिमाली इलाका जात खुद जा सकते हैं, अगर कोई ले जाए तो कुछ और मामला हो सकता है। एनीवेज आज टॉपिक्स बता दें। आज हमने कोरोना की बात करनी है, केसेस कितने बढ़ गए हैं, उसके अलावा ओवरऑल ये जो खुश्क मौसम चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि खत्म हो जाएगा। लेकिन पूछना ये, हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद होंगे, कि ये तो असरअंदाज नहीं होगा कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ाने में। और साथ ही साथ कुछ वैक्सीन के हवाले से सवाल पूछेंगे। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं कि हमारे जो जिन्हें कोरोना हो जाता है वो कहते हैं कि उन्हें दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन है आज उन्हें भी क्लियर करेंगे। शेख बदीन का पहाड़, ये भी हमारा एक टॉपिक है। ये क्या है? यहाँ पर जैतून के दरख्त लगाए जाएंगे, डेरा इस्माइल खान में ये मौजूद है, और सलमान की पहाड़ी रेंज में है वहाँ पे। इसकी खास बात जो भी है ना वो भी हम जान लेंगे। तो आगाज कर लेते हैं जी अपने पहले टॉपिक से, और वो है कोरोना वायरस की तीसरी लहर इस वक्त जारी है। और अब लगता है कि ये वबा जो है खौफनाक हद तक इसकी शरह बढ़ चुकी है। सिर्फ 24 आवर्स की बात करी जाए तो 4323 पॉजिटिव केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। और जो शरह है इस वक्त केसेस की 24 घंटों के दौरान वो 9.96% हो चुकी है। यानी कि तकरीबन अगर 100 लोग टेस्ट करवाते हैं तो उनमें से 10 लोगों का तकरीबन 10 लोगों का पॉजिटिव आता है। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि सिर्फ 24 घंटे के दौरान 43 लोग जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं इस वायरस की वजह से। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और कोरोना के मरीजों की खास तौर पे एक और तशवीशनाक बात आयशा, जहाँ पर ये कि वेंटिलेटर पर जाने की उनकी शरह बढ़ गई है। यानी कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं मुल्तान के 70%, लाहौर के 67% हैं, और ये मतलब ये मरीज हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं 67 और 70% लाहौर मुल्तान के, गुजरांवाला के 60% ये वेंटिलेटर्स पर हैं जनाब। और इस्लामाबाद में भी तकरीबन 60% के करीब ये शरह है। और ये सीरियस पेशेंट्स हैं जिन्हें वायरस ने इतना अफेक्ट किया कि उन्हें वेंटिलेटर जितने भी अभी तक आए हैं शहर जहां पर, वहां पर 50% से ज्यादा मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल करें, देख ली सिचुएशन इस वक्त क्या हो गई है, थोड़े SOPs पर अमल दरामद करें। वायरस का फैलाव रोकने के लिए NCOC हुकाम जो है उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि हफ्ता और इतवार ये 2 रोज़ ऐसे हैं कि जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है, यानी कि सूबों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो बंद रहेगी। सिंध हुकूमत ने 1ली से 8वीं जमात तक के तलबा को स्कूल आने से रोक दिया। एक और तशवीशनाक
अफसोसनाक बात, बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है तीसरी लहर के दौरान। पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था कि बच्चे जो थे उनको थोड़ा इस्तिस्ना हासिल था, बच्चों को ये नहीं हो रहा था कोरोना, लेकिन इस तीसरी लहर के दौरान बच्चों को भी कोरोना आ रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल से स्कूल बंद होना बहुत जरूरी है। बच्चे उतना अफेक्ट नहीं कर रहा बच्चों को, लेकिन फिर भी बट स्टिल एब्सोल्युटली स्टिल आप बच्चों की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन जो है उसका अमल भी जारी है और माहिरीन ये मशवरा दे रहे हैं कि खुद को और अपने प्यारों को मूजी वायरस से अगर महफूज रखना है तो उसके लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। पूछ लेते हैं जुल्करनैन, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है? जो अभी हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं उनके मुताबिक तो बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल ये है कि जो वेंटिलेटर्स हैं वहाँ पर तकरीबन 70% के करीब तमाम शहरों के अंदर मरीज उन पर मौजूद हैं और ये तादाद खुदा ना करे बढ़ सकती है। ओवरऑल इंतजाम कैसे हैं हॉस्पिटल्स में जो आपने विजिट किए, और खासतौर पे निजी अस्पतालों में भी शुरू हो गई है कोरोना वैक्सीनेशन, उस बारे में भी बताइएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सरकारी सतह के बाद जो निजी सेक्टर्स हैं उनको भी कोरोना वैक्सीनेशन करने की जो है वो इजाज़त दे दी गई है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो कोरोना वैक्सीन लग रही है उसका नाम स्पोर्टिंग है। रशियन ये वैक्सीन है जिसकी कीमत 12,250 रुपये जो है रखी गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CEO हैं फारूक हॉस्पिटल के डॉक्टर साबिर रियाज वली साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो वैक्सीनेशन आप यहाँ पर कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है कि हमारे पास जो हमारा अप्रूव्ड एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर है और हम 250 से 300 बंदा जो है उसको रोज़ वैक्सीनेट कर सकते हैं। और अभी चूँकि हम ये प्राइवेट पे जा रहे हैं स्पुतनिक 5 के ऊपर, तो इसका मेनली डिपेंड करेगा कि पीछे से अवेलेबिलिटी क्या है, बिकॉज इसकी कम मिकदार हमें अवेलेबल हो रही है और उसके अवेलेबिलिटी के मुताबिक ही हम वैक्सीन लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा है सरकारी सतह पर जो है वो लग रही है साइनोफार्म, लेकिन जो निजी सेक्टर है वो रशियन जो है वो स्पोर्टिंग लगा रहा है। इन दोनों वैक्सीन में कोई फ़र्क है या क्या वजह है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क उस सेंस में कोई एफिकेसी वाइज कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो साइनोफार्म है उसके ट्रायल पाकिस्तान में हुए थे, तो इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक साइनोफार्म हमें यहाँ पे अवेलेबल कराई गई। स्पुतनिक के ट्रायल यहाँ पे नहीं हुए, एफिकेसी तकरीबन बराबर है, बट स्पुतनिक वाले क्लेम करते हैं कि हम बेटर हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ मौजूद थे निजी सेक्टर से जो वैक्सीनेशन का अमल कर भी रहे हैं। जिस तरह से आपने वेंटिलेटर्स की बात की, बिल्कुल सरकारी अस्पतालों पर जो हमने रोज़ाना की बुनियाद पर विजिट कर रहे हैं, आज भी म्यू हॉस्पिटल हो गया, जनरल हॉस्पिटल हो गया, सर्विसेज हो गया, गुलाब देवी हो गया, कहीं पर भी वेंटिलेटर तो बिल्कुल भी दस्तियाब नहीं है, लेकिन बेड्स जो है बहुत ज़्यादा सिफारिश के बाद जो है इसकी इफादियत से मुतालिक भी जान लीजिएगा कि ये कितने अरसे में होती है, अपना असर कितने वक्त तक दिखाती है, और इसकी कीमत से मुतालिक भी एक मरतबा फिर से बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर जो है वो डॉक्टर रियाज मलिक साहब से बात कर लेता हूँ। सर, ये बताइएगा, एक तो इसकी कीमत जो है 12,250 रुपये रखी गई है, ये काफ़ी ज़्यादा भी है, इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी, इसकी अफादियत कितनी है? जी, ये कहा जाता है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है वो 92% इसकी एफिकेसी को क्लेम कर रहे हैं, और कीमत का देखिए हमारा तो उससे कोई अमल दखल नहीं है। गवर्नमेंट ने 12,268 रुपये इसकी कीमत रखी है, जिसको राउंड फिगर करने के लिए हम थोड़ा सा कम करके तो ये चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का ना हम सर्विस चार्जेस ले रहे हैं ना हम हॉस्पिटल चार्जेस ले रहे हैं। हम इसमें 1% भी कोई चार्जेस नहीं ले रहा हॉस्पिटल। जी, जैसा कि आपने देखा कि 92% जो है वो इसकी अफादियत जो है वो बताई गई है, और हमने सुबह से देखा है कि जहाँ जहाँ पर निजी तौर पर भी ये वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ पर शहरियों की भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, शहरी जो नहीं अफोर्ड जो लगवा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा जिनकी अभी एज 50+ नहीं है और या कोई अगर लाइन में नहीं वहाँ पर जाकर लगना चाह रहा, वैसे तो इंतजाम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो लगवा लें। ओवरऑल वैसे आयशा, ये स्पुतनिक वैक्सीन की आपने बात की थी, तो अगर हम इंटरनेशनल मीडिया में खासतौर पे सबसे ज़्यादा इसकी एफिकेसी कही जा रही है, और वेस्टर्न मीडिया एक रशियन वैक्सीन की जब तारीफ कर दे तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा एक और चीज़, मेरे ख्याल से पाकिस्तान वो पहला मुल्क है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, जहाँ पे प्राइवेटली पहली मरतबा वैक्सीन लग रही है पूरी दुनिया में, वरना पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ही वैक्सीन लगा रही है, जितने भी अपने शहरियों को लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी गई है। आई होप कि इसकी कीमतें जो हैं उनको ज़रा कंट्रोल में रखा जाए ताकि सब लोगों तक आसानी से वो पहुँच सके। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद असगर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक मरतबा फिर से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना का फैलाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और हुकूमत जो है स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है। आपको लगता है कि इस पॉलिसी पर अमल पैरा होकर इस मरतबा वायरस का फैलाव रोका जा सकता है?
जी, मेरे अपने ख्याल में हमें सबसे पहले जो ज्यादा टूल है हमारे पास, वो ये है कि जो भी लोग बाहर निकले किसी भी काम के लिए, बाजारों में, दफ्तरों में, उन्होंने मास्क पहना हो। मास्क ना पहनने के ऊपर सख्ती के साथ गवर्नमेंट को सजाएं देनी चाहिए और अमल करना चाहिए। सिर्फ इस एक्शन से हम लॉकडाउन जो बड़ा डिस्ट्रक्टिव मैयर है, फायदेमंद जरूर है लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत है, उससे बच सकते हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर अगर हम मास्क को 95% तक ले आए, उसके साथ हम दफ्तरों और जो प्राइवेट अदारे हैं उनके अंदर ताज़ा हवा के आने का यकीनी वेंटिलेशन रखें, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें शायद लॉकडाउन की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जो कोरोना की तीसरी वेव है, इसकी शिद्दत पहली दोनों लहरों से ज्यादा है, ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर पर जाने की मरीजों की जो शरह है वो काफी बढ़ चुकी है। इसकी वजह क्या आपको नजर आती है? जी, बदकिस्मती से ये डेटा हमारे सामने था। हमारे सामने तमाम दूसरे यूरोप के मुल्कों की मिसाल थी, अमेरिका की मिसाल थी कि वहाँ पे जो दूसरी वेव आई वो पहली वेव से बड़ी आई, और जो तीसरी आई वो पहली और दूसरी को मिला भी लिया जाए तो उससे बड़ी आती है। ये हमें पता था, लेकिन इसके बावजूद जो हमें एक थोड़ा सा टाइम मिला था, उसके अंदर हमने अपने SOPs को, इम्प्लीमेंटेशन को सख्त करने की बजाय फरवरी के अंदर जाके हमने तकरीबन पूरे मुल्क को खोल दिया। तो स्कूल भी खुल गए, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए, शादियां भी कमरों के अंदर या हालों के अंदर होने लग पड़ी। तो इन सारे फैक्टर्स ने वो उस सर्ज को तेजी से बढ़ाया है, उन नंबरों को बढ़ाया है, क्योंकि वायरस को फैलने का मौका मिल गया। अब क्योंकि स्टार्ट जब वायरस हो रहा था, अगर आपको याद हो कि वो 1000 से 1500 के डेली केसेस थे, जब हमारे केसेस कम भी हुए थे दूसरी वेव के बाद। अब उसको स्टार्टिंग प्लेस ही 1500 डेली केसेस में मिला है, तो उसके लिए बड़ा आसानी है जंप करके वो 5000 या इससे ज्यादा तक ना पहुंच जाए। अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने ही बनाए हुए SOPs के ऊपर अमल अच्छा डॉक्टर साहब, और ये जो मौसम है इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि ड्राइनेस आपके अंदर जा रही है, आपके हाथ पांव बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। क्या ये मौसम भी अफेक्ट कर सकता है इस वक्त कोरोना की सूरत हाल पर, और इसका दौरानिया कितना तवील हो सकता है? जी, अनफॉर्चुनेटली जो हम कुछ चीज़ों का हमें पता लगा है उसके अंदर ये है कि खुश्क मौसम इसके फैलाव में मददगार साबित होता है, और नमी जो है वो इसके फैलाव में जो रुकावट डालती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि गर्मियों के महीनों में पिछले साल ये वायरस खूब तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन जब बारिशें शुरू हुई और अगस्त का महीना आया और सितंबर जो आपका जो नमी होती है हमारी फिजा के अंदर, तो इसके केसेस के तादाद में कमी आई। तो ये मैं आप लोगों को ये बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि इन दिनों में जब बिल्कुल खुश्क हवा चल रही है, ज्यादा एहतियात करें, अपने आप को ज्यादा बचाएं, मास्क 100% जरूर पहने जब भी वो कभी घर से बाहर निकले। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ क्लियर करनी है, वो लोगों में काफ़ी गलतफहमी पाई जाती है कि एक दफ़ा कोरोना हो गया जिससे उसे दोबारा नहीं हो सकता, तो इस बारे में ज़रा क्लैरिटी दे दें, हो सकता है या नहीं हो सकता? हमारे पास ऐसे अब काफी केस है पाकिस्तान के अंदर भी, जिन लोगों ने एक कोरोना वायरस का एक मर्ज का सामना किया, बीमारी का, उसके बाद रिकवर हुए और 6 महीने के बाद उनको दोबारा हो गया। तो इसका होना मुमकिनात में से है। किस परसेंटेज के साथ ये किन लोगों में होता है वो अभी तो वाजे नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए कि अभी हमें इस वायरस के साथ टाइम बहुत कम मिला है। इस टाइम के अंदर हमें ये, इसी वजह से जो दुनिया के अदारे हैं हेल्थ के, वो अमेरिका का CDC हो, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या दूसरे यूरोपियन अदारे हो, वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको कोरोना वायरस हुआ भी है, आप बीमार भी रहे हैं, तब भी आप इसकी वैक्सीन जरूर करवाएं, क्योंकि आपकी एक दफा बीमारी होने से आपको प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं मिलती। तो उन लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। कुछ देर के लिए जरूर उनको इम्यूनिटी मिलती है, वो बाज लोगों में मजबूत होती है और बाज लोगों में मजबूत नहीं होती। चले उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो कहते हैं कि भाई हमें तो कोरोना हो चुका है तो हमें वैक्सीन करवाने की जरूरत नहीं है। भाई आपने भी वैक्सीन करवानी है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थर्ड वेव के आगाज में ही वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पाकिस्तान में शुरू हुआ है, तो हम क्या उम्मीद रखें, क्या इस वक्त जो वैक्सीनेशन जारी है वो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना को ख़त्म कर देगी या कोई और नई लहर नहीं आएगी कोरोना की? देखिए, जिस रफ्तार से इस वक्त अभी तक वैक्सीन लगी हैं, जो 8 लाख अभी तक पाकिस्तान जो 20 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है उसमें लगी हैं, तो रॉयटर्स जो एक खबर रसा एजेंसी है उसने हिसाब लगाया है कि इस रफ्तार से अगर वैक्सीन पाकिस्तान में लगती रहें तो आबादी को कवर करते हुए हमें 50-60 साल मजीद चाहिए। तो ये यकीनी तौर पे ये रफ्तार तो बिल्कुल नाकाफ़ी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 2-3 महाजों पे काम करे।
वो वैक्सीन मुख्तलिफ ममालिक से खरीदे। इस वक्त बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ आप नेगोशिएट करके सफारती तौर पे ये वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर वो वैक्सीनेशन कैसे उसने लगानी है उसका भी बंदोबस्त करे। और वो उसको जब वो करेगी तो उसको कोल्ड चेन मेंटेन कैसे करना है मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ शहरों में। और तीसरे, लोगों को आमादा करना रिस्क कम्युनिकेशन के साथ कि ये वैक्सीन लगवानी ना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बल्कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बड़ी तादाद की में आबादी ये लगवाएगी और कोरोना से प्रोटेक्शन होगी हमको, तो तभी हम अपने मुल्क को पूरी तरह खोल सकेंगे, हमारे बिजनेसेस उस ओपनली चल सकेंगे और जो मुआशी तरक्की हमें चाहिए उसकी तरफ हम गामजन होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद असगर हमारे साथ मौजूद थे। अगर इसी स्पीड के साथ हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन होती रही तो कम से कम हमें 50 साल चाहिए तमाम आबादी को कवर करने के लिए। और उस वक्त आबादी कहाँ तक पहुँच जाएगी, बढ़ा लेते हैं ना हम। स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है, यही मैं कहना चाह रही थी कि ना इस स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि सब लोगों तक जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचे। अगर अल्लाह करे मान जाएं कि वाकई कोरोना है और उसकी वैक्सीन हमें कोई अच्छा, अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते कि कोरोना नहीं है। हाँ, बहुत सारे हैं। अच्छा, कुछ जो मान जाते हैं उसमें से वो कहते हैं हमारा अल्लाह हाफिज़। बहरहाल जो लोग मानते हैं ना, जो लोग मानते हैं वो अपना ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिएं, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ऑरेंज, लेमन, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन सी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत ज़्यादा है, उसका मौसम है, वो खाइए, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। SOPs पर ज़रूर अमल दरामद करें और ज़रा घरों से कम बाहर निकलें जब आपको ज़रूरत ना हो। आगे बढ़ जाते बहुत ज़रूरी है। खैर, मास्क भी पहन लें, सबको ये पता है, एक्सपर्ट बन गए हैं सब। एब्सोल्युटली, लेकिन पहनते फिर रही हैं इसलिए हम रोज कह देते हैं। तो खैर, दुनिया की अगर हम बात करें, ये जो अर्थ है, ये जो ज़मीन है, यहाँ पर इंसानों के साथ साथ जनाब करोड़ों किस्म के और भी मखलूक़ात यहाँ पर रहती हैं और उनका भी यहाँ पर, ये उन्हीं का मस्कन था। यहाँ पर हम खैर बहुत ज़्यादा आबादी इंसानों की फैल गई है, लेकिन इंसानों ने एक काम काफ़ी ख़राब कर दिया है। ये काफ़ी सारी तरक्की तो हो गई आज जो हम बैठ के यहाँ से थ्रू सैटेलाइट नाजरीन हमें देख रहे हैं और लाइव देख रहे हैं और हम उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ है जरा ये भी बहुत नुकसान हुए उसकी वजह से। और एक चीज़ खास तौर पे बेजा इस्तेमाल है प्लास्टिक का, उसने बहुत काम ख़राब किया। ख़ास तौर पे समंदरी हयात जो है वहाँ पर, क्योंकि डंप करते हैं उसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं। और फिर ये कहा जाता है कि जो प्लास्टिक है, ये जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट जो है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। एग्जैक्टली, इसलिए इसका ऑल्टरनेट जो है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। और इसीलिए दुनिया भर में हम देख रहे हैं इस तरह की कैंपेन शुरू हुई हैं, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो आकर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो इंटरनेशनल इदारों को, बड़े बड़े मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आप लोगों का शायद वक्त तो थोड़ा रह गया है लेकिन हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, तो आपको हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह से पाकिस्तान से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आए हैं और वो काम कर रहे हैं मुल्क में इस वक्त जो माहौलियाती आलूदगी है उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक को कंट्रोल करना। प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, जो टी बैग्स हो गए हैं वो हो गए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें पॉलिसी आई थी यहाँ पे, अभी भी वो है ना, अभी भी है। एग्जैक्टली, दुकानों पे आपको प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स में सामान नहीं दिया जाता, या वो जो क्या कहते हैं उसे, जो डिकम्पोज जो हो जाता है मटेरियल, हाँ, उसका बने हुए बैग्स हैं, आप अपने बैग लेते हैं। बस एक दौर था, आपको याद होगा ऐसा, शायद आपको याद हो, आप जब कुछ सामान लेने, सौदा सल्फ लेने बाहर जाते थे लोग, तो घर से एक बैग लेकर जाते थे। शॉपिंग बैग का रिवाज कम से कम मेरे बचपन में नहीं था। अच्छा, नहीं, मैं शायद आपसे छोटी हूँ तो इसलिए मुझे याद नहीं है। नूरुल हुदा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यही काम किया है कि वो माहौल को प्लास्टिक से बचाने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं और उन्होंने यहाँ तक स्ट्रॉज का इस्तेमाल छोड़ दिया है, जो टी बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल छोड़ दिया है। उन्हीं से बात करते हैं। नूरुल हुदा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो आपकी सोच है, आप जो कर रही हैं, आपका जो एम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और डेफिनेटली आपसे बहुत सारे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती होगी जो काम आप कर रही हैं। ज़रा बताइएगा आपको ख्याल कैसे आया कि ये जो प्लास्टिक है ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है या माहौल के लिए, दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, और कब से आपने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया? और डेफिनेटली आप दूसरे लोगों को भी बताती होंगी कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Assalamu alaikum and thank you so much for inviting me on the show to talk about something that is so close to my heart. देखिए, कोई सा भी मटेरियल, चाहे वो प्लास्टिक हो या कपड़ा हो, पेपर हो, जब उसको हम लोग सिंगल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं हो सकता। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनका एक बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट होता है उनको बनाने के लिए। स्पेशली जहाँ बात आ जाती है प्लास्टिक की, जो एक प्रोडक्ट हम लोग थोड़ी देर के लिए यूज़ करके फेंक देते हैं,
वो तकरीबन 150-200 साल तक हमारी इन्वायरमेंट में रहेगा और उसके बाद भी वो माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा। माइक्रो प्लास्टिक्स प्लास्टिक के इतने छोटे ज़र्रे होते हैं जो कि आपके बालों से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो अभी आज के दौर में भी हम लोग हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू और सांस लेने के थ्रू, बिकॉज माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे सॉइल में है, पानी में है और अनफॉर्चुनेटली हवा में है। सो वंस आई फाउंड आउट अबाउट ऑल दिस, तो उसके बाद तो मतलब कोई तरीका ही नहीं था कि मतलब मैं वो प्लास्टिक उसी तरह रेगुलर लाइफ में यूज़ करती रहूँ जिस तरह पहले करती थी। सो आई स्टार्टेड लिविंग अ लो वेस्ट लाइफ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आजकल के ज़माने में बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट लाइफ नहीं जी सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वेस्ट प्रोड्यूस हो ही जाता है। लेकिन आई ट्राई एंड लिव अ लो वेस्ट लाइफ जहाँ पे मैं कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल नहीं करती, चाहे वो शैम्पू। नूर, आप ये बता रही हैं कि वो जो माइक्रो प्लास्टिक की आप बात कर रही हैं कि वो इंसान ना चाहते हुए भी पानी के थ्रू या फिर हवा के थ्रू जिस वक्त आप सांस ले लेते हो कंज्यूम कर लेते हो, तो फिर इससे बचा किस तरह से जा सकता है कि किसी न किसी तरह से तो ये हमारे अंदर चला ही जाएगा? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हम लोग हर मिनट एक गार्बेज ट्रक जितना प्लास्टिक ऑलरेडी समुद्र में फेंक रहे हैं हर मिनट। तो हम लोगों का जो प्लास्टिक कंजम्पशन है वो इतना ज़्यादा हो चुका है पिछले 50 साल में कि अब उसको ठीक करने के लिए हमें अगले एटलीस्ट 50-60 साल लगेंगे अगर हम लोग आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि हम लोग उसका कंजम्पशन कैसे रोकें, उसका अनफॉर्चुनेटली अभी कोई तरीका नहीं है, बिकॉज़ रिसर्च के मुताबिक जो इवन हम लोग अगर बोतल वाला पानी पी रहे होते हैं जो कि ऐसे बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो हैं। लेकिन अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना हमें हर्ट कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत कोई क्लियर रिसर्च कहते हैं कि कैंसरस हो सकता है ये हमारे लिए। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए द ओनली थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ इज टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुदा, जो आपने कैंपेन चलाई हुई है इसको कितनी ट्रैक्शन, कितनी पजीराई मिल रही है, लोग एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं इसको? क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुन रखी हैं और लोग भी देखते रहते हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उतना अमल करने पे उतनी सीरियसनेस नज़र नहीं आती। तो अल्लाह करे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले, लेकिन अभी कहाँ तक पहुँचा है मामला और क्या लगता है आपको, लोग कितना सीरियस ले रहे हैं इसे? आपने ये बहुत अच्छे सवाल पूछा है और आप यकीन करें कि इसमें हर तरीके के डिफरेंट सवाल आ रहे होते हैं। जैसे लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं, प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते। लोगों को जो समझने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है वो ये है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है और रीयूजेबल प्लास्टिक क्या होता है। ऐसे हमारी गाड़ी में भी प्लास्टिक है, हमारे फ़ोन्स में भी प्लास्टिक है, लैपटॉप पे प्लास्टिक है, तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं बंद कर सकते। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ द वन दैट वी नीड टू स्टॉप यूजिंग। आई थिंक अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज हम लोगों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बहुत सारा जो है वो अजीब से कमेंट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन ओवर द टाइम पिछले 2 साल से मैं ये बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम लिविंग दिस लाइफ 2-2.5 साल से, और अब जाकर मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को समझना आखिर में ये बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट से आप क्या अपील करेंगी इस सारी सूरत हाल में? क्या आपको जो हमारी गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया है, उनकी प्रायोरिटी नज़र आती है कि ये इशू जो है उनकी प्रायोरिटी में शामिल है और उसके ऊपर काम हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। प्लास्टिक बैग जो हैं वो बैन भी किए गए थे, लेकिन अभी भी अगर आप कराची में एटलीस्ट हर जगह पर प्लास्टिक बैग्स इजीली अवेलेबल हैं और उसका रिप्लेसमेंट बहुत इजी है। मेरे पास, अगर आप लोगों के पास कुछ टाइम है तो इसके लिए आपको वही कि बस सिर्फ एक रीयूजेबल बैग लेके जाना होगा अपने साथ और प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो सकता है। उसके अलावा बात हुई थी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स भी जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके लिए भी आप घर से एक कंटेनर अपने साथ लेके जा सकते हैं, चाहे आपको गोश्त लेना हो, दही लेना हो, कुछ भी लेना हो तो आप उसके लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको फ्रूट्स लेने हो उसके लिए इस तरह की, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं अभी चीज़ें दिखा रही हूँ ये पाकिस्तान में बने हुए हैं, ये ईजीली आप लोग घर में बना सकते हैं। आटा, चावल, दाल के लिए अगर आप लेना चाहें तो आप लोग इस तरह के बैग्स लेके जा सकते हैं। थोड़ी देर पहले यही कह रहा था नूर कि ये जब मैं छोटा होता था तो अब ये सब मामला थे, लोग अपने साथ बैग्स लेके जाते थे, कंटेनर्स लेके जाते थे। अब शायद सहल पसंदी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, लोग ले जाना नहीं चाहते कि घर से लेके जाऊंगा वापस लेके कोशिश देखें ना कि वो बहुत जबरदस्त एफर्ट है और रिवाइव होना चाहिए ये वाला कल्चर। ये चीज़ अवेलेबल है और आप इसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं, तो इतना मसला नहीं है। नूरुल हुदा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हम सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने हिस्से का
काम करेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़खर जमान के साथ क्या हुआ, शुरू में तो हमने बात की थी, बहुत शिद्दत से बात करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और दीगर आम टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। फ़खर जमान की बात कर लेते हैं, उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। फ़खर जमान कल जोहानिसबर्ग में पाकिस्तान को तकरीबन मैच जितवाने के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन नहीं जितवा सके। 193 रन की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। आपको याद है सईद अनवर ने 194 की इनिंग्स खेली थी, उस वक्त वर्ल्ड हाईएस्ट टोटल था। अच्छा, नहीं मुझे याद नहीं, आप मुझे बता दें, थोड़ा सा याद करवा दें। टूट गया हुआ है, लेकिन ये चेज करते हुए था जबरदस्त। सलमान बट साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली गई फ़खर जमान की जानिब से। हार तो गए ये मैच, लेकिन सबके दिल उन्होंने जीत लिए हैं। जो रन आउट हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? फ़खर तो ये कहते हैं कि मैं क्विंटन डी कॉक को जिम्मेदार नहीं समझता, मैं खुद अपनी गलती से हुआ हूँ रन आउट। आप क्या समझते हैं, किसकी गलती थी? सबसे पहले तो जी आउटस्टैंडिंग नॉक है, जितनी उसकी तारीफ की जाए काम है। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुआ है जिस तरीके से। क्रिकेट के रूल्स में तो ये अलाउ नहीं है कि आप डिसीव करें अपने एक्शन से या अपने वर्ड से। एक दफा बॉल हो जाए उसके बाद ना आप बोलने से किसी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना अपने एक्शन से। बहरहाल उन्होंने ऐसा किया है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब ये नहीं पता कि क्या फ़खर वाकई उसके हाथ की वजह से रुका या वो वैसे ही स्लो हो गया। ये फ़खर ही बता सकता है कि उसने उसकी वजह से ऐसा किया या वो खुद हो गया। अगर तो वो ये कहता है मैं खुद हो गया तो फिर तो मैटर क्लियर है, लेकिन अगर उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी पेनल्टी होती है, उसके रन भी मिलते हैं और वो बैट्समैन आउट भी कंसिडर नहीं होता। ठीक है। अच्छा सलमान, ये भी बताइए कि अब इसके ऊपर आप खुद कह रहे हैं कि आईसीसी रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है, जिस तरह से क्विंटन डी कॉक ने इशारा करके उनको रोका, उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश की। क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है अब मैच के बाद? देखिए अब क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर ये डिटर्मिन हो जाए कि फ़खर उसी की वजह से आउट हुआ है तो मैच रेफरी उनको हियरिंग पे बुला सकता है, या वो उन्हें वार्निंग दे देगा या कुछ फाइन करेगा या एक आधा मैच बैन कर देगा। इस मैच का अच्छा, ड्यूरिंग मैच क्या हो सकता था सलमान? ड्यूरिंग मैच क्या पाकिस्तानी कैप्टन जो है उनकी जानिब से कुछ किया जा सकता था? कोई जो है कॉल दी जाती कि ये दोबारा से देखना चाहिए या रिव्यू लेना चाहिए कि ये क्विंटन डी कॉक ने जो किया है वो ठीक नहीं किया, रूल्स की खिलाफ वर्जी किया, उस दौरान कुछ हो सकता था? मेरा ख्याल है कि शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पॉसिबली इसका रिव्यू ले सकते थे लोग, बैट्समैन इसका रिव्यू ले सकता था खुद ही, क्योंकि कैप्टन तो बाहर से नहीं डिसीजन रिव्यू का ले सकता। इंस्ट्रक्शन शायद दे भी देता, तब भी बैट्समैन ने ही रिव्यू लेना था। और अगर वो इसके हक में चला जाता तो ये आउट भी नहीं होते, इनको 5 एक्स्ट्रा रन भी मिल जाते और जो रन ये ले रहे थे वो भी मिल जाते, यानी इन्हें 7 रन मिलते और 7 विकेट भी नहीं गिरती और ये बॉल दोबारा होती। सही, बहुत शुक्रिया। सलमान बट हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि है आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी, लेकिन उसी दौरान अगर कुछ किया जाता तो कुछ हो सकता था। फाइन तो वैसे कर दिया आईसीसी ने, कर दिया, लेकिन मैच तो हार गए ना। प्रॉब्लम ये है, बड़ी ही जबरदस्त इनिंग्स जो फ़खर जमान ने खेली और उससे भी मजीद बेहतर वो रन बना सकते थे आगे, उनकी वजह से, क्विंटन डी कॉक की वजह से वो उसमें रुक गए हैं। अब एक ब्रेक ले लेते हैं। श्योर, एक ब्रेक लेते हैं। आप बड़े खामोश लग रहे हैं तो मैंने सोचा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में इनसे पूछती हूँ कि आखिर हुआ क्या है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आखिरी हिस्से में अपने शो के आपको खुशामदीद कहते हैं। हम शेख बदीन की बात कर लेते हैं। ये शेख बदीन किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक पहाड़ की चोटी का नाम है। वैसे ये नाम सुन के ना मुझे वो शेख साहब याद आ जाता है। किसी पहाड़ की चोटी का नाम लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान के संगम पर ये पहाड़ की चोटी, और ओवरऑल बड़ा ये एक रिजॉर्ट होता था जिस दौर में अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करते थे। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है वहाँ पे टेररिज्म काफ़ी रहा, तो अब खैर इसको वहाँ पे उस तरह से वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं, और बड़ा ज़बरदस्त मकाम है। और ख़ास बात इसकी ये है, ख़ास बात बता देते हैं इसकी, ये है कि यहाँ की जो लैंड है वो ऑलिव्स यानी कि जैतून के लिए बहुत ही सूटेबल करार दी गई है, और यहाँ पर आगाज भी हो गया। हाँ जी, और यरूशलेम से लाकर यहाँ पर जैतून का पौधा लगाया गया है, और यहाँ पर अब ये कोशिश की जा रही है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में कि ऑलिव्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पैदावार हो, जिससे पाकिस्तान रेवेन्यू भी कमाएगा। इस पर बात कर लेते हैं, इसकी शेख बदीन के पहाड़ की अहमियत क्या है, इसकी तारीख क्या है, और अब जैतून किस तरह से यहाँ पर लगाया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के रुकन फैसल अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गंडापुर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इसकी जो तारीख है इस पहाड़ की चोटी की शेख बदीन, इसकी तारीख से मुतालिक ज़रा आगाह करिएगा हमारे नाज़रीन को।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं शेख बदीन पे जी रिसर्च कर रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं, हिस्टोरियन हैं, डॉक्टर अली जान, उन्होंने मेरे साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया। उस डॉक्यूमेंट में एक जैतून के पौधे की स्टोरी थी। जेरूसलम में मस्जिद अक्सा के साथ एक पहाड़ है जिसको माउंट ऑफ ऑलिव्स कहते हैं, यानी जैतून का पहाड़। और जूविश हिस्ट्री में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में आपको पता है जेरूसलम की कितनी इंपॉर्टेंट है। तो 1860s में वहाँ से एक ब्रिटिश मिशनरी जिसकी यहाँ इस जोन में ड्यूटी लगी थी, वो वहाँ से आया। उसने एक पौधा वहाँ से लिया माउंट ऑफ ऑलिव से, और जिस कटिंग को वो लेके आया संभाल के, आप इमेजिन करें उस ज़माने में ट्रैवलिंग कितनी डिफ़िकल्ट थी, तो उसने शेख बदीन के पहाड़ पे वो पौधा लगाया। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। रिसर्च करते हुए मुझे उसके रेफरेंसेस मिलते गए कि जी वो फ़लाना उसके बाद इतने सालों के बाद गया, उसने देखा वो दरख्त बनना शुरू हो गया था, और होते 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 काफ़ी साल उस पर गुजर गए। तो हम उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, और उसके लिए मैंने कोई तकरीबन 4-5 हज़ार सफ़ा तो मैंने खुद पर्सनली पढ़ा होगा, मुख्तलिफ रेफरेंसेस ढूंढते हुए। फाइनली पाकिस्तान ऑलिव प्रोजेक्ट के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को हम लेके आए। उन्होंने इसको हमें आइडेंटिफाई करके दिया। आइडेंटिफाई तो हम कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसकी एजिंग करके दी और कंफर्म हुआ वही 1860s के ब्रैकेट का वो पौधा है। सही। अच्छा फैसल साहब, ये भी बता दें कि आप जो सारी इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इलाका जो है, इसकी ज़मीन जो है वो जैतून की काश्त के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है, और वज़ीर आज़म को भी हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैतून की काश्त होनी चाहिए, वो काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। अगर यहाँ पर जैतून का बाग लगाया जाता है तो सालाना कितना ज़र मुबादला कमाया जा सकता है? के स्लोप्स पे ये शेख बदीन के बहुत बड़ा नेचुरल वाइल्ड ऑलिव्स का एक फॉरेस्ट है, तो उसको भी हम ग्राफ्टिंग करके, पीएम साहब का जो अभी ये प्रोग्राम है ऑलिव का, 500 बिलियन का जी ये अगर ये ऑलिव के पौधे हम लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह पीएम साहब का विजन है, 500 बिलियन की ये सालाना इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा। तो इंशाल्लाह हम वो ग्राफ्टिंग वाला सिलसिला भी इसका कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जेरूसलम की जूविश हिस्ट्री में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में, मुस्लिम हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, तो ये एक हिस्टोरिक, एक रिलीजियस पिलग्रिमेज की भी एक बहुत साइट है। शुक्रिया फैसल अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर पाकिस्तान में जैतून की काश्त शुरू हो जाती है तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा पाकिस्तान के लिए। और अभी अभी मैंने एक फैक्ट जो है वो पढ़ा है, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये कि पाकिस्तान के पास 10 मिलियन एकड़ सूटेबल लैंड मौजूद है ऑलिव्स की, जो है अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, जो स्पेन से ऑलमोस्ट डबल है। और स्पेन इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑलिव ऑयल का क्या कह सकते हैं एक्सपोर्टर है। तो पाकिस्तान अगर ऑलिव्स की काश्त शुरू कर दे, जैतून की काश्त शुरू कर दे, तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, स्पेन से भी आगे, क्योंकि डबल हमारे पास जगह मौजूद है। इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, और बार बार मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि बस क्लोजिंग कर दें, क्लोजिंग कर दें, तो क्लोजिंग कर देते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। हमारे साथ रहिए।